जुलाई 1947 अमेरिका में यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रेज काफी बढ़ गया था। पूरे अमेरिका में जगह जगह यूएफओ देखे जाने की खबरें आने लगी थी। ये सब शुरू हुआ था 24 जून 1947 जब एक प्राइवेट पायलट केनेथ ने यह दावा किया कि उसने सिएटल की एक पहाड़ी के पास काफी तेज चमकती हुई यूएफओज को देखा है, जो कि काफी तेज उड़ रही थी। उससे कुछ हफ्ते बाद ही लोगों को यूएफओज अमेरिका में जगह जगह दिखने लगे। ये साइटिंग्स अमेरिका और मीडिया में काफी फेमस हो रही थी। न्यू मैक्सिको में एक जगह है रोजवेल, जहाँ के एक आदमी मैक ब्राजिल ने ये कहा कि 3 हफ्ते पहले उसे अपने खेतों में कुछ अजीब सा मलबा मिला है, जैसे कि टिन फॉइल, रबर या फिर एक लकड़ी का डंडा। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या था और उसे लगा कि कहीं ये यूएफओ से रिलेटेड तो नहीं। तो वो उस मलबे को लेकर वहाँ के शेरिफ के पास जाता है और शेरिफ को भी जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहाँ की आर्मी को इन्वॉल्व कर लेता है। इन इंसिडेंट्स की खबर एक आर्मी ऑफिसर विलियम ब्लांचार्ड को मिलती है, जो कि उस समय रोजवेल आर्मी एयरफील्ड राफ में कमांडिंग ऑफिसर थे। उसके अगले ही दिन राफ एक स्टेटमेंट रिलीज करती है कि फ्लाइंग डिस्क वाले जो रूमर्स हैं वो सही हैं और वो काफी लकी हैं क्योंकि उनकी रेजिमेंट द 509th बॉम्ब ग्रुप ऑफ द 8th एयरफोर्स, जो कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड पे है, उस डिस्क को रिकवर कर पाई है। यूएस आर्मी ने ये कहा कि उनके पास प्रूफ है यूएफओ का। उसके ही अगले दिन यूएस आर्मी ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली और कहा कि ये सिर्फ एक वेदर बैलून है, और उसके साथ एक फोटो भी रिलीज किया गया जिसमें मेजर मार्शल उस मलबे के साथ बैठे हुए दिखा। इसके बाद यूएफओ वाली न्यूज खत्म हो जाती है और पब्लिक भी इंटरेस्ट लूज कर देती है। मीडिया भी यही कहना शुरू कर देता है कि कोई यूएफओ नहीं है बल्कि वो एक वेदर बैलून ही था। लेकिन काफी सालों बाद 1970s में यूएफओ के रूमर्स दोबारा फैलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें लोग ये कहते हैं कि उन्होंने एलियन एयरक्राफ्ट को देखा है और ये भी कहते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से वो एयरक्राफ्ट कहीं क्रैश हो गया और सारे एलियन मर गए। 1970s में मेजर मार्शल ने रोजवेल इंसिडेंट पे एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उस टाइम जो मलबा मिला था वो ऐसी चीजों से बना था जो कि अर्थ पर है ही नहीं। इट डिडंट सीम टू बी फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उसके बाद से ये रोजवेल इंसिडेंट काफी फेमस हो गया। लोग डिफरेंट थ्योरीज बनाने लगे और कहने लगे जो एलियन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उसमें से एलियंस को रिकवर कर लिया गया था और उन्हें एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी पे रखा गया है, जहाँ पर उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है। और जी हाँ, उस टॉप सीक्रेट फैसिलिटी का नाम है एरिया 51। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51 की मिस्ट्री और उससे जुड़ी हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एरिया 51 के पीछे मिस्ट्री क्या है। लेट 1940s से अमेरिकन फैसिनेटेड हैं एक मिस्टीरियस जगह से, जो कि अमेरिका के नेवाडा के एक डेजर्ट में है और जिसे एरिया 51 कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है एरिया 51 में। यूएस एयरफोर्स ने कुछ साल पहले ही यूएफओ से रिलेटेड एक आर्काइव्ड रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या सच में वहाँ एलियंस हैं। एरिया 51 एक मिलिट्री फैसिलिटी है जो कि डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच है और वहाँ दूर दूर तक कोई और सिटी नहीं है। वहाँ जनरल पब्लिक के लिए जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बेस में एंटर करने से पहले ही वहाँ कई साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, जैसे ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड। तो ऐसा भी खास क्या है वहाँ। चलिए एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ बॉब लजार, जो कि एक कल्ट फिगर हैं और बिलीव करते हैं यूएफओ और एलियंस में, कहते हैं कि उन्होंने एरिया 51 में एज ए रिसर्चर काम किया है और वो ये भी दावा करते हैं कि वहाँ वो एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। इससे इंस्पायर होकर मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को ये आइडिया आया कि क्यों ना लोगों को इकट्ठा किया जाए और एरिया 51 में जबरदस्ती घुसा जाए, क्योंकि अगर लोग ज्यादा होंगे तो गवर्नमेंट उन्हें रोक नहीं पाएगी। उसने एक फेसबुक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम रखा स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। उसने इस पोस्ट में ये कहा कि 20 सितंबर 2019 को सब मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे इस एरिया 51 में घुसा जाए। ऑब्वियसली ये एक प्रैंक था, लेकिन लोगों ने इसे सीरियसली लिया और अगस्त के महीने में
लगभग 20 लाख लोग इस इवेंट पर जाने के लिए राजी हो गए। मैटी इससे काफी डर गया था क्योंकि जो एक प्रैंक की तरह शुरू हुआ वो अब एलियन एंथुजियास्ट फेस्ट बन गया था। FBI जब उसके घर पहुंच गई तो उसने एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उसने ये कहा कि एरिया 51 में उन 20 लाख लोगों के आने का जिम्मेदार वो नहीं होगा। दरअसल वहां पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये जगह डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ पर सिर्फ एक 250 किलोमीटर का हाईवे है। हाईवे के आसपास कोई भी फैसिलिटी नहीं है और ना ही कोई पेट्रोल पंप। इस एरिया में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और इस एरिया के पास एक छोटा सा विलेज है जिसे रेचल बोलते हैं। ये एरिया काफी आइसोलेटेड है और ये अमेरिका में लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया है। ये लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके साथ में नेवाडा टेस्ट साइट भी है जहां 1950 से 1990 के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग भी हुई थी। यूएस गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया था कि क्योंकि ये जगह इतनी दूर है तो 2 मिलियन में से सिर्फ 30,000 लोग ही आएंगे और वो इसकी तैयारी भी करने लगे। लेकिन सिर्फ 6,000 लोग ही वहाँ पहुँचे। लोगों से ज्यादा तो पुलिस वहाँ थी। शुक्र है वहाँ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और लोगों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। लोगों ने वहाँ पार्टी की और फिर वहाँ से चले गए। वहाँ के शेरिफ ने बताया कि सारी पुलिस को वहाँ बुलाने में लगभग 2 करोड़ का खर्चा आया था। एरिया 51 एक्चुअली में एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइंग एयरक्राफ्ट्स को यहीं टेस्ट किया जाता था। अब ऐसे मिलिट्री वेपन्स को जहां टेस्ट किया जाता हो उसे सीक्रेट रखना काफी जरूरी था। अब जिस बात के बारे में लोगों को कम पता होता है उसके लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑटोमेटिकली बन जाती हैं और एक्चुअल स्टोरी से ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तेज फैलती हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने एक सीक्रेट बेस की डिमांड की जहां पर काफी ऊंचाई पर स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग की जाएगी और ये सब कोल्ड वॉर के बीच में हो रहा था। CIA के 2 ऑफिसर्स को इस काम पे लगाया गया जिनको ये कहा गया कि ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां ये टेस्ट परफॉर्म किए जा सके। उन दोनों ऑफिसर्स ने मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर एक काफी बड़ा सूखा हुआ लेक था जिसे ग्रूम लेक कहते हैं और इसके साथ ही ये एरिया 51 एयरक्राफ्ट टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई गई। ये जगह पहले से ही काफी सीक्रेट थी क्योंकि इस जगह के पास ही गवर्नमेंट अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही थी। एरिया 51 में काफी स्पाई एयरप्लेन्स बने लेकिन उनमें से 2 स्पाई प्लेन्स काफी फेमस हुए। उनमें से एक था U-2 स्पाई एयरप्लेन। जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट 1949 में किया तो उस टाइम अमेरिका को ये नहीं पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो प्रेसिडेंट आइजनहावर ने प्रोजेक्ट एक्वाटोन की शुरुआत। इस प्रोजेक्ट का काम ये था कि $22 मिलियन के बजट में एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जो कि 21,000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे बिना रिफ्यूलिंग के 4800 किलोमीटर उड़ सके और 320 किलोग्राम की कैमरा इक्विपमेंट्स ले जा सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे रडार भी ना पकड़ पाए और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी डिटेक्ट ना कर पाए। इस तरह से U-2 स्पाई एयरप्लेन बना। कई सालों तक अमेरिका इस प्लेन की मदद से सोवियत यूनियन पर स्पाइंग कर पाया मगर 1 ऑफ मई 1960 को एक मिसाइल ने इस प्लेन को मार गिराया। उस प्लेन के पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स टाइम रहते प्लेन से इजेक्ट कर गए थे। सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी और अमेरिका को मानना पड़ा कि वो स्पाइंग कर रहे थे। इसके बाद गवर्नमेंट मिलिट्री पे प्रेशर बनाने लगी कि एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जिसे गिराया ना जा सके, जो पहले वाले प्लेन से भी ज्यादा तेज हो और उससे भी ज्यादा सीक्रेटिव हो। और यहीं से आइकॉनिक प्लेन लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड का जन्म हुआ। ये आज दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है और ये 24,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये इतना तेज है और इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि उस टाइम इसे गिराना इम्पॉसिबल था। इस प्लेन को सीक्रेट रखना भी काफी इम्पोर्टेंट था, तो गवर्नमेंट की तरह से बिना किसी को बताए इस प्लेन को बनाया गया। इसी सीक्रेट को बचाने के लिए CIA ने UFO की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फैलाना शुरू किया। जब लोग उस प्लेन को देखते थे तो CIA उसे UFO की कैटेगरी में रखता था ताकि उसे लोगों के क्लेम को भी डिनाई ना करना पड़े और असलियत भी ना बतानी पड़े। अजीब सी दिखने वाली, काफी तेज उड़ने वाली अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, तो क्या वो एलियंस वाली फ्लाइंग सॉसर्स थी? CIA को ये तरीका काफी पसंद आया और इससे इस प्रोग्राम की सीक्रेसी भी बनी हुई थी। इतने लोगों की एलियन वाली थ्योरी को कभी क्लियर आउट नहीं किया और इसी की वजह से किसी को भी उस टॉप सीक्रेट मिलिट्री क्राफ्ट की टेस्टिंग के बारे में नहीं पता चला।
इसी वजह से रोजवेल में फ्लाइंग सॉसर वाली थ्योरी को मीडिया में एक दिन के लिए फैलाया गया। लेकिन CIA को ये भी पता था कि अगर वो ये एडमिट करते हैं कि अमेरिका एलियंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो पूरी कंट्री में डर का माहौल बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने अगले ही दिन अपनी स्टेटमेंट चेंज करके वेदर बैलून वाली थ्योरी को पुश किया। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 1970s में फ्लाइंग सॉसर वाली ट्यूमर्स दोबारा फैलने लग गए थे, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक बर्ड SR-71 की टेस्टिंग हो रही थी, जिसमें एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम स्पीड पर टेस्ट किया जाता था। ये सब क्लियर हुआ 1994 में, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी थ्योरीज बनाते रहे। अब उस रोजवेल इंसिडेंट की भी दोबारा बात कर लेते हैं, जहां आर्मी ने ये क्लेम किया था कि वो एक वेदर बैलून था। 1994 में ये पता चला कि वो एक न्यूक्लियर सर्वेलेंस बैलून था, ताकि अगर सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करे तो ये बैलून काफी दूर से ही उसकी साउंड वेव को कैच कर सके। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे एक और कारण भी है कि US गवर्नमेंट ने जगह जगह टाइम पर अपनी स्टेटमेंट चेंज की है और 1994 में एक और स्टेटमेंट आई, जिसकी वजह से लोगों का शक और बढ़ गया और इसी वजह से एक्सप्लेनेशन के बाद भी लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते रहते हैं। तो सच क्या है? अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर एयरप्लेन 10,000 मीटर्स की ऊंचाई पे उड़ते हैं और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स 12,000 से 26,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इन प्लेन्स की टेस्टिंग लगभग शाम को होती थी और अब आप खुद सोचिए, शाम के वक्त इतनी ज्यादा स्पीड से इतनी ऊंचाई पे उड़ते हुए प्लेन्स पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो ऐसे चमकते थे और लोगों को UFO लगता था। आज भी जब मिलिट्री अपने ड्रोन्स या दूसरे प्लेन्स उड़ाती है तो वो UFO ही लगते हैं। अब UFO की डेफिनेशन भी समझते हैं। UFO मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसी उड़ने वाली चीज जिसे पहचाना न गया हो। इसका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये सारे प्लेन्स एरिया 51 के आसपास ही टेस्ट किए जाते थे और UFO साइटिंग भी वहीं होती थी। इसीलिए लोगों ने इस एरिया को एलियंस से जोड़ना शुरू कर दिया। एयरफोर्स ने जब UFO साइटिंग को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि उनकी टाइमिंग्स उनके फ्लाइंग रिकॉर्ड्स से मैच करती है। 2013 में CIA ने इस साइट को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया और इस साइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। अगर आप इसमें एलियंस या उनका स्पेसशिप ढूंढोगे तो डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। आप इसमें CIA का वो मैप देख सकते हैं जहां ये फैसिलिटी है। जनवरी 2017 में 13 मिलियन पेजेस CIA ने ऑनलाइन रिलीज किए। इन डॉक्यूमेंट्स में से कई में आपको UFO और CIA के एक्सपेरिमेंट्स का भी जिक्र मिलेगा। के टाइम में US गवर्नमेंट UFO टर्म का यूज नहीं करती है, क्योंकि लोग इसे एलियंस से एसोसिएट करते हैं। आजकल वो UAP टर्म का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। US गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के बाद ये भी एक्नॉलेज किया कि UFO की 2007 और 2017 की लीक्ड वीडियो रियल हैं। उन्होंने UAP टास्क फोर्स भी बनाई है, क्योंकि UAP नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। कई ओकेजन्स पे US मिलिट्री के पायलट्स को भी UFOs दिखाई दिए गए हैं, लेकिन वो उसे सिर्फ दूसरी कंट्रीज के क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट ही मानते हैं, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल नहीं है। एरिया 51 अब भी एक एयरक्राफ्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है, जहां पर एयरक्राफ्ट्स टेस्ट किए जाते हैं, बट लोगों के लिए ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना बना हुआ है। पर ट्रेसपासिंग करना आज भी इलीगल है और पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।